1991 से पहले इंडिया के हालात वैसे ही थे जैसे कि आज के टाइम में श्रीलंका का है। इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई था। इंडिया के पास सिर्फ 3 वीक के लिए फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। साथ ही इंडिया तीसरा सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन गया था और हर तरफ गरीबी छा गई थी और भारत का फ्यूचर अंधेरे में दिख रहा था। बट स्टोरी खत्म नहीं होती है। इसी बीच एंट्री करते हैं इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो ऐसा जादू करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एकदम से बूस्ट हो जाती है। इवन अभी भी इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा बनाए गए पॉलिसीज को फॉलो करता है, जिसकी वजह से आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। बट ये मिरेकल हुआ कैसे, आइए जानते हैं। है 1947 में इंडिया ने आजादी का स्वाद चखा था। आजादी एक ब्रिटिश कंपनी से मींस ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया नहीं चाहता था कि कोई भी दोबारा उस पे राज करे, इसलिए हमारे डिप्लोमेट्स काफी सोच समझकर एक एक कदम रख रहे थे। इसी के साथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से ग्लोबलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव इमेज बन गई थी। कोई नहीं चाहता था कि दोबारा से बाहर से कोई कंपनी भारत में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पावरफुल बन जाए, इसलिए इंडिया जनरली बाहर के इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करता था। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी भारत को अच्छे से लूट चुकी थी, जिसकी वजह से देश की जनता के पास पैसा नहीं बचा था और यही रीजन था कि ज्यादातर काम गवर्नमेंट को खुद करना पड़ता था। माइनिंग, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम, फैक्ट्रीज, हर बड़े बिजनेस को सरकार को खुद खोलना पड़ता था, क्योंकि देश की जनता के पास पैसा नहीं था। कुछ गिने चुने लोग थे जिनके पास पैसा था और वो बिजनेस करना चाहते थे। बट इंडिया में बिजनेस ओपन करने के लिए लाइसेंस लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक लाइसेंस के लिए बहुत सारे अलग अलग पेपर, अलग अलग डिपार्टमेंट, हजारों लाखों की रिश्वत सब देना पड़ता था और उसके बाद भी लाइसेंस की कोई गारंटी नहीं होती थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी। और इंडियन गवर्नमेंट भी ज्यादातर इंडस्ट्रीज पर अपनी पकड़ बना के रखना चाहती थी, जिसकी वजह से काफी स्ट्रिक्ट रूल इंडिया में थे। और इन्हीं सब वजह से 1970s के एरा में कोका कोला जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ने भी इंडिया को छोड़ दिया। टाइम बीतता जा रहा था, देश की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ती जा रही थी। फॉरेन रिजर्व इंडिया में कम हो रहा था, क्योंकि इंडिया बाहर की कंट्री से ट्रेड नहीं करना चाहता था। देश में इन्वेस्टमेंट की कमी हो रही थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि हमें 1947 की आजादी के बाद पाकिस्तान से 2 और चाइना से एक वॉर भी लड़ना पड़ा था, जिसका इफेक्ट डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ा। इन शॉर्ट, भारत एक इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था। अब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे एक बड़ा झटका लगा 1985 में, क्योंकि उस टाइम रसिया यानी कि यूएसएसआर इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्टर था। यूएसएसआर में टोटल 15 देश थे, बट 1985 से यूएसएसआर टूटने लगा, जिसकी वजह से इंडिया के पास रशिया का सपोर्ट कम हो गया और इसका इफेक्ट इंडिया के फॉरेन रिलेशन पर दिखा। इसके बाद 1990 में गल्फ वॉर शुरू हो गया, जिसमें टोटल 32 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग अमेरिका। अब इंडिया पेट्रोलियम को गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता था, बट इस वॉर की वजह से पेट्रोलियम के प्राइस आसमान छूने लगे, जिस कारण इंडिया की इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी कम हो गया। इसका इफेक्ट इंडियंस की लिविंग लाइफ पर भी पड़ा। अब अगर हम पॉलिटिकल व्यू से देखें तो 1991 में इंडिया में जनता पार्टी की सरकार थी, जो कि पूरी तरह से गठबंधन वाली सरकार थी और क्लियर वोटिंग किसी के पास नहीं था। ये गवर्नमेंट इतनी ज्यादा माइनर थी कि 1991 के फेब के मंथ में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर पार्लियामेंट में अपना बजट तक पास नहीं कर पाए और इसी इनस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट से लोन मिलना बंद हो गया। सिचुएशन को देखते हुए इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर एंड आरबीआई के गवर्नर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इंडिया के लिए लोन लेने गए, बट इंडिया की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि जनता पार्टी से कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया एंड ऑन द स्पॉट चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर एंड आरबीआई के गवर्नर से पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि देश में तो आपकी सरकार ही नहीं बची है। एंड दैट वाज रियली क्रिटिकल सिचुएशन फॉर इंडिया। जिस टाइम इंडिया को पैसों की जरूरत थी, उस टाइम चंद्रशेखर की सरकार गिरने की वजह से इंडिया को फोकस करना पड़ा अपने जनरल इलेक्शन पर।
अब कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी जी एक उभरता हुआ चेहरा दिख रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स में। और 21 मई 1991 में जब राजीव गांधी जी तमिलनाडु में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी एक आतंकवादी ग्रुप के द्वारा राजीव गांधी जी को एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया। एंड वी ऑल नो दैट 1991 में इंडिया की कंडीशन क्या थी। एंड इस तरह से एक पॉलिटिकल लीडर की डेथ की न्यूज इंडिया के लिए काफी ज्यादा खौफनाक था। एंड फाइनली इलेक्शंस खत्म हुए और 1991 में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव। एंड पीवी नरसिम्हा राव को पता था कि इंडिया की सिचुएशन अभी क्या है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बनते ही सीधा उन्होंने काम पर फोकस किया। सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया, जो कि इंडिया के एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे, और कहा कि आप जो कर सकते हो करो, बस इंडिया को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालो। सो फाइनली 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह बने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर। एंड इसके बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी के साथ किया, दैट वाज रियली मिरेकल। सबसे पहले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन रुपीस की वैल्यू को डॉलर के सामने 20% तक गिरा दिया। आई नो ये डिसीजन थोड़ा अटपटा सा है, बट उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रुपीस की वैल्यू को गिराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंपोर्ट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना था। इसके बाद 4 जुलाई 1991 को इंडिया से 47 टन गोल्ड को एयरक्राफ्ट करके इंग्लैंड में भेजा गया। इसके रिटर्न में इंडिया को मिला $400 मिलियन और इस डॉलर से मिला इंडिया की इकोनॉमी को एक किक स्टार्ट। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के सामने पेश किया एक ऐसा बजट जिसने इंडिया की रूपरेखा ही बदल दी। चलिए जानते हैं इस नए बजट में क्या क्या था। सबसे पहले तो इस लाइसेंस राज को खत्म किया गया और इसी लाइसेंस राज की वजह से इंडिया में न्यू बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में प्रॉब्लम हो रही थी। एंड इस लाइसेंस राज के बीच में जितने भी करप्शन थे उसे काफी हद तक कम कर दिया गया। 1991 से पहले इंडिया में इंपोर्ट करने पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस था, बट न्यू पॉलिसी में इस रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया। अब फॉरेन की कंपनी को इंडियन कंपनी में 51% तक इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे दिया गया। बड़ी इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए जो अप्रूवल्स पहले लगते थे उसे काफी हद तक कम कर दिया गया और इंडस्ट्रीज को फ्रीडम दी गई अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। सबसे बड़ा स्टैंड ये लिया गया कि अब इंडिया के मार्केट को दुनिया के लिए खोल दिया गया। इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आ गए और अपने लाखों करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया। इंडस्ट्रीज बढ़ी तो लोगों को जॉब भी मिला। इंडियन मार्केट खुलने की वजह से वोडाफोन, टोयोटा, पेप्सी, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इंडियन मार्केट में आ गई। जहां पहले हमें टीवी पर सिर्फ दूरदर्शन देखने को मिलता था, वहीं अब हमें जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी जैसे चैनल्स इंडियन मार्केट में देखने को मिल गए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन सभी कंपनी को इंडिया में एस्टेब्लिश होने में काफी ज्यादा हेल्प किया। पहले इंडिया बैंकरप्ट होने की कगार पर था, वहीं इंडिया अब दुनिया के सामने एक उभरता हुआ पावर दिख रहा है। पहले बहुत सारे सेक्टर को गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर रखा था, अब उसे चेंज करके सबको परमिशन दे दिया गया इन सेक्टर में अपना बिजनेस करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री। सो इस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में इकोनॉमी रिफॉर्म करके इंडिया को ग्रो किया। एंड फॉर दिस स्टेप हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद रखना चाहिए। बट आई थिंक मनमोहन सिंह जी को जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उन्हें उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, बिकॉज आफ्टर 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकम इंडियाज रॉबर्ट पीएम। इस चीज के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।